Welcome to all. I am Devanshi. And I am Neha. We are from Modern Media Club and here is our guest Mr. Amitabh Pandey. सर सबसे पहले आप हमें अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताइए। ओके, लाइफ जर्नी। मेरा बर्थ हुआ है मध्य प्रदेश में और काफ़ी मशहूर और बोलना चाहिए कि बदनाम इलाका है डाकुओं के लिए, भिंड। और वहाँ से मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का इरादा किया। तब तक मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया और वो आ गए हम लोग रतलाम, मध्य प्रदेश में। इधर का इलाका है जो राजस्थान से लगा हुआ है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। और वहाँ पे एमएससी करते हुए फिर मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए और मैंने पेंटिंग की पढ़ाई शुरू कर दी, फाइन आर्ट्स की। तो मैं फिर उसके लिए इंदौर गया, फिर बड़ौदा फाइन आर्ट्स कॉलेज में ज्वाइन किया, वहाँ से पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया और उसको करने के बाद लगा अब कुछ और करना चाहिए, तो थिएटर करना शुरू कर दिया। और इतना पढ़ चुका था कि मेरे पिताजी ने कहा अब तुम जानो, मैं आपको आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, खुद से पढ़ लूँगा मैं। फिर से अगर मैं थिएटर में एडमिशन लेता तो फिर से 5-6 साल की पढ़ाई हो जाती। तो मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, थिएटर करना शुरू किया। थिएटर करते करते ये दौर था कि जब सूर्य ग्रहण के बारे में आपने सुना है? और सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, लोग डर जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं और बोलते हैं कुछ बुरा हो जाएगा, अपशकुन हो जाएगा। तो उस दौर में एक ऐसे सूर्य ग्रहण हुआ था, तो देखा कि सारे घरों में लोग छुपे हुए घर से बाहर निकलने बंद कर दिए जब तक वो ग्रहण चलता रहा। दिल्ली में जो उस टाइम गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि पता नहीं किसका दिमाग में इसका आइडिया था कि दूरदर्शन पे बॉबी फिल्म चला दी, जिससे वो घर से बाहर ही नहीं निकले उस पीरियड में। तो उस टाइम तक मैं दिल्ली से शिफ्ट हो गया था, बड़ौदा से। और वो एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अपने ये यशपाल कपूर, और वो होमी जागिर भाभा के साथ काम किया, नाम सुना होगा होमी में जागर भाभा, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिन्होंने बनाया तो उनके साथ उन्होंने भी काम किया था। और फिर यशपाल बाद में यूजीसी के चेयरमैन भी रहे, जेएनयू के चांसलर रहे, काफ़ी मतलब उन्होंने पूरा स्कूल एजुकेशन को रिवाइव करने का बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था। तो उनसे मेरी मुलाकात इस दौर में, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं थिएटर करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसे कैंपेन शुरू कर रहे हैं, लोगों में से अंधविश्वास खत्म हो सूर्य ग्रहण को लेकर, तो कुछ में हेल्प करोगे? मैंने ठीक है करते हैं। तो हमने कुछ नाटक तैयार किए, कुछ गीत सॉन्ग तैयार किए, उनके परफॉर्मेंसेज डिज़ाइन किए, वो काम शुरू किया। वो करते करते मेरा साइंस में इंटरेस्ट पैदा हो गया फिर से। बेसिक साइंस से किया हुआ था और इस बार इंटरेस्ट पैदा शुरू हो गया एस्ट्रोनॉमी में। तो ऐसे में दिल्ली में एक नेहरू तारामंडल है प्लानिटेरियम, वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ एक क्लब था, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर एसोसिएशन दिल्ली, AAAD, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली। तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उस टाइम कोई खास एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बना हुआ था, तो उसमें काम करना शुरू किया और ऑब्जर्वेशन करना, टेलीस्कोप बनाना खुद हम लोगों ने सीखा। टेलीस्कोप कैसे बनाते हैं, पूरा स्क्रैच से टेलीस्कोप बनाया, उसके लेंस मिरर सब हाथ से बनाते थे हम लोग। ऑब्जर्वेशन करना, सीखना स्काई में क्या क्या दिखता है, कैसे देखा जाता है। और वो करते करते मतलब प्लानिटेरियम में बहुत सारे बच्चे आते थे, तो टीचर रिक्वेस्ट करते थे हमारे स्कूल में कभी कोई प्रोग्राम करिए। तो स्कूल में जाके वो एज ए वॉलंटियर करना शुरू किया। तब तक मैं कुछ नौकरी कर रहा था, ठीक है। और नौकरी क्या कर रहा था कि मैं साइंस के जो फीचर्स लिखा करता था, न्यूज़पेपर सारे अखबारों में छपते थे वो। तो कोई भी साइंस का इशू, नई डिस्कवरी हुई, कोई नया कोई या कोई बहुत एक मुश्किल कॉन्सेप्ट पे एक पॉपुलर आर्टिकल लिखना जिससे लोगों को समझ में आए, तो वो ये मैं जॉब कर रहा था। तो उसमें जब ये स्कूलों में जाना की एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो गई, हर सैटरडे संडे डिमांड होनी शुरू हो गई और प्रेशर इतना बढ़ना शुरू हुआ, तो हमने डिसाइड किया कि एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इस काम के लिए। और एक स्पेस नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट था। और हमने पूरे कुरिकुलम डिज़ाइन किया स्कूल के बच्चों के लिए कि स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, लेकिन साइंस है जो होलिस्टिक डिसिप्लिन नहीं पढ़ाया जाता। उसके लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी है, कि एस्ट्रोनॉमी में मैथ भी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी में ज्योमेट्री भी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स भी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी में केमिस्ट्री भी आ जाती है, सब कुछ आता है एस्ट्रोनॉमी में। सारे सब्जेक्ट्स को मिला के वो बनता है। एस्ट्रोबायोलॉजी भी है जैसे आजकल डिसिप्लिन। तो वो बच्चों के लिए पूरा एक करीब मतलब पूरे एक साल चलने वाला एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया है, जिसमें ऑब्जर्वेशन भी है, उसमें इंटरेक्टिव सेशन भी है, एक्टिविटी बेस्ड।
और ये काम करना पूरा मेरा लाइफ का पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया, शुरू करना शुरू किया, पूरा फुल टाइम में काम करना शुरू किया। फिर विज्ञान प्रसार में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की बॉडी थी, उसके साथ जुड़ा। कुछ आर्यभट्ट को लेके बहुत सारी मिथक्स थे, किंवदंतियाँ थी, तो उसमें वहाँ पे एक बार हम एक्लिप्स के लिए पटना गए हुए थे, सोलर एक्लिप्स देखने के लिए, क्योंकि वो वहाँ से अच्छा दिखना था। तो बिहार गवर्नमेंट ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था इवेंट, तो मैं उसका चीफ ऑर्गेनाइज़र था, वो कर रहा था पूरा। तो उसी में वो जगह पता चली कि जहाँ से एक्लिप्स दिखना था, तो एक जगह है जहाँ से एक्लिप्स में क्या मून की शेडो अर्थ के ऊपर मूव करती है, तो वो शेडो एक जगह से पास हो रही थी जहाँ से एक्लिप्स दिखना था, वो जगह थी तरेगना, पटना के पास। तो वहाँ पर वहाँ के बारे में किंवदंती ये थी कि आर्यभट्ट की जगह है वो, आर्यभट्ट वहाँ से रिसर्च किया करते थे। तो आर्यभट्ट में कुछ इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर वहाँ के सीएम से बात हुई, तो उन्होंने कहा आप इस पर कुछ रिसर्च इनिशिएट करवाइए, कुछ पता करिए। तो फिर वहाँ के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में जुड़ गया और उनके साथ मिलकर काफ़ी सर्वे किया उस इलाके का। बहुत कुछ कॉन्क्रीट तो निकल गए, 2-3 जगह ऐसी आइडेंटिफाई हुई जहाँ पे कि आर्यभट्ट का वो जगह हो सकती है जहाँ से उन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है, वहाँ से स्टडी किया करते थे। तो ये मेरे मोटामोटी ट्रेजेक्टरी है। फिर अभी मैंने उसके बाद फिर एक आपको पता, आप तो मिले ही होंगे मुझसे, मैं स्कूल आ गया, कोरोना के पहले आ गया था। तो यहाँ अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे बच्चे भी अच्छे लगे, यहाँ की चिड़िया अच्छी लगी, यहाँ की बिल्लियाँ हैं मेरी 2-3 घूमती रहती हैं अभी भी यहाँ पर। तो यहाँ आ गया। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन और था जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि वो प्राइवेट ऑब्जर्वेटरीज बनाना चाहते थे, कि जहाँ पे कोई भी लेमैन जाके, आप गवर्नमेंट की ऑब्जर्वेटरी में जाके आप टेलीस्कोप से देख नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव टेलीस्कोप होते हैं। टेलीस्कोप में टाइम भी इतना फ्री नहीं होता कि कोई कॉमन मैन जाके उन टेलीस्कोप से कुछ देख सके। तो एक प्राइवेट ऑब्जर्वेटरीज की चेन स्टार्ट की है, तो उसका उनका मैं एकेडमिक हेड और मेंटर हूँ। तो फिलहाल मैं भी ये कर रहा हूँ। सालीमली से एक गोरैया घायल हो गई थी। क्या चीज़? सालीमली से एक गोरैया घायल हो गई थी। हाँ। उसके बाद वो पक्षी प्रेमी बने। हाँ। आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो आपको एक पक्षी प्रेमी बनाता है? पक्षी प्रेमी तो मतलब पक्षियों में तारों से तो प्यार था ही था। कई तारों, आकाश में कई ऐसी आकृतियाँ बनती हैं तारों की जो बर्ड से रिलेट करती हैं, उनको कॉन्स्टलेशन का नाम दिया गया बर्ड्स के नाम पे। जैसे सिग्नस एक कॉन्स्टलेशन है, एक आपका एल्टेर एक कॉन्स्टलेशन है, फिर आपका एक्विला कॉन्स्टलेशन है। तो बर्ड्स जो है, पहले मुझे लगता था कि हाँ बर्ड्स भी हैं दुनिया में। जब यहाँ रहा और पहली बार देखा कि स्कूल के कैंपस में, छोटा सा कैंपस है, तो कुछ अजीब सी बर्ड दिखनी शुरू हुई। तो मैंने कहा कौन सी बर्ड है, तो पहले समझ में नहीं आया। तो हम लोग आमतौर पे 4-5 चिड़ियाओं के बारे में जानते हैं, कौवा हो गया, तोता हो गया, कबूतर हो गया, गौरैया हो गई। अब गौरैया के बारे में मिस्ट्री थी, जैसे कि गौरैया गायब हो रही है। यहाँ देखा, यहाँ खूब सारी गौरैया हैं, यहाँ तो गौरैया कम नहीं हुई। मैं ऊपर में रहता था तो शाम होते ही, सुबह होते ही इनकी आवाज़ से पूरा गूंज जाता है स्कूल। देखो, आपने भी कई बार देखा होगा। तो एक मिस्ट्री थी कि बर्ड कौन सी है। तो फिर मैंने उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया, कुछ बुक से हेल्प ली, फिर ऑनलाइन भी ऐप हैं। तो फिर धीरे धीरे एक एक चिड़िया को पहचानने लग गया। तो अपने आप में ये एक जर्नी जो होती है, ये अपने आप में एक आपको सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट देती है। ट्रिगर किसी चीज़ से हुआ कि एक चिड़िया देखी, अजीब सी दिखी, पहचान में नहीं आई, तो और लोग बोलेंगे हाँ चिड़िया है, कोई से पूछेंगे, बोले हाँ पता नहीं कौन सी चिड़िया है। लेकिन अगर आप क्यूरियोसिटी को और आगे ले जाएँ और कोशिश करें, तो मुश्किल से 3-4-5 महीनों के अंदर स्कूल के अंदर ही मैंने करीब 35 स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की। और वो मतलब कोई चिड़िया कभी कभी आती है, कुछ रेगुलरली रहती हैं, कुछ के आने का टाइम होता है, कुछ स्कूल में ही उनके घोंसले हैं, अलग तरह के घोंसले हैं। तो एक ये जो सीखने की जो प्रोसेस होती है, सबसे ज़्यादा आदमी को एंजॉयमेंट देती है, और सेल्फ लर्निंग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मज़ा आता है अभी कुछ नया सीखने में, कुछ करने में, और उसको शेयर करने में। सर, आपने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो इन सफलताओं का मंत्र क्या था? ये सीक्रेट कोई सोचा नहीं ऐसे कि इसके पीछे क्या उसका सफलता। पहली चीज़, सफलता कोई ऐसी नहीं थी कि मुझे सफलता हासिल करनी है। अगर आप ये सोच के करोगे तो शायद आप कभी सफल नहीं हो पाओ। आप जो भी कर रहे हो उसको अगर इंटरेस्ट है उसमें तो करिए, नहीं तो मत करिए, माना कुछ और कर लीजिए। कई लोग क्या होता है कि ज़बरदस्ती कोई काम करते हैं, कई काम हमको मजबूरी में करने पड़ते हैं। आमतौर पर लोग नौकरियां मजबूरी में करते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे पूछिए नौकरी क्यों कर रहे हैं, कि नौकरी मिल गई इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन जब आपको शौक़ से कोई काम करना है तो फिर उसको अच्छे से करिए, मजबूरी तो है नहीं। तो अच्छे से करने में आप उसमें जब आप एक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो सफलता हो सकता है कि एक बार नहीं मिले, 2 बार नहीं मिले। और सफलता भी कोई मंजिल नहीं होती, प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस के जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपको कई दिनों तक पागल रखता है, आपको कुछ और काम में मन नहीं लगता है। अब ये लग्जरी हर एक के पास नहीं होती, दिक्कत ही होता है लाइफ में कि आप
जो आपका जो चीज़ें आपका क्यूरोसिटी है, इंटरेस्ट है, उसको परस्यू कर पाएँ, इस मामले में कह सकता हूँ बहुत लकी रहा हूँ। तो मुझे जो करना चाहा है, जो अच्छा लगा है, वो किया है मैंने। अनंत ब्रह्मांड को और पक्षियों के संसार को आप कैसे देखते हैं? दरअसल हम जनरली पक्षियों को अलग समझते हैं, ब्रह्मांड को अलग समझते हैं। अब जैसे यही सवाल था कि गौरैया ख़त्म हो रही हैं, तो उसका क्या कारण है? तो तरह तरह के आप देखोगे कि स्टोरीज चलती हैं कि मोबाइल की रेडिएशन से चिड़िया मर गई, है ना। लेकिन आप उसको गहराई से अब देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे भी मोबाइल के रेडिएशन आ रहे हैं, यहाँ भी मोबाइल टावर है, यहाँ पे भी वाईफाई है, सब कुछ है। तो अब एक चिड़िया को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना। अब चिड़िया जैसे बड़ी चिड़िया होगी वो कुछ भी खा लेगी, ये चिड़ियों के बच्चे क्या खाते हैं? अब देखा है आपने कि घोंसले में चिड़ियों के लिए क्या लेके आती है बच्चे के लिए? सुबह सुबह निकलती है चिड़िया, मेल फीमेल दोनों निकलते हैं, अपने बच्चे के लिए घोंसले में खाना लेके आते हैं। सारे मोस्टली बच्चे जो है वो वॉर्म्स खाते हैं, कीड़े खाते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है, वो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर हमारे आसपास में हम केमिकल पॉल्यूशन के जरिए सारे इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देंगे, जो कि खेती बाड़ी के लिए हम लोग उसका इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, हमारे आसपास बहुत तरह के ऐसे केमिकल पॉल्यूशन, तो धीरे आप देखोगे कि आज से मुझे बचपन में याद है, बारिश जब ख़त्म होती थी तो कम से कम 15-20 दिन तक मुझे इसी में मज़ा आता था कि आज कौन से कीड़े आए हैं। हर रोज़ नए टाइप के कीड़े आते थे। वो गायब होते आ रहे, होते ही नहीं कीड़े। क्यों मर गए? कि केमिकल पॉल्यूशन से मर गए। और वो कीड़े मकड़े, तो उसके कारण से उनको चिड़ियों का खाना खत्म हो गया, तो बहुत सारी स्पीशीज उनका जो फूड है वो डिसअपेयर हो गया, उसके कारण एक्सटेंस हुई, कुछ का हैबिटेट ख़त्म हो गया। अब हर तरह की चिड़िया को घर बनाने के लिए खास तरह का घोंसला चाहिए होता है। मतलब चिड़िया के घोंसले में, जब बैया के घोंसले में कबूतर नहीं रह सकता है, और उस घोंसला बनाने के लिए उसको मटेरियल चाहिए, या ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ पर घोंसला बना सके। जैसे एक चिड़िया होती है यहाँ पे ग्रीन बी ईटर, वो रेत के जो ढोए होते हैं उसमें घोंसला बनाती है, छोटे छोटे छेद बना के उसमें रहती है। एक चिड़िया जो आपके स्कूल में ही है, वो छोटी छोटी गिट्टियाँ, छोटे कंकड़ इकट्ठे करती है और गारा बनाती है, जैसे मिस्त्री गारे से ईंटें जोड़ के मकान बनाता है, वो उससे घोंसला बनाती है। अब वो घोंसला, एक घोंसला कई पीढ़ियों तक चलता है। तो वो जो घोंसले उनका हर एक का, अगर वो मटेरियल यहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो चिड़िया ख़त्म हो जाएगी। अब वो एक्सटिंक्शन हमारी लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। आप कल्पना करिए कि सारी चिड़िया और सारे जितने बोले कीड़े मकोड़े मर जाएं, चमगादड़ सारे मर जाए, जो हमको बहुत ख़राब लगते हैं। चमगादड़ बड़ा बोलते हैं अशुभ जानवर है, कीड़े मकोड़े क्या गंदा कीड़ा है ये, है ना। ये ख़त्म हो जाएंगे तो इंसान धरती पे 50 साल भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। हमारी ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगी खराब हुई और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो हमारी ज़िंदगी भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो 3 प्रकार के एनिमल हैं, ये मेजर पॉलिनेशन करते हैं प्लांट्स, जो हमारा फूड है। 80% हमारा क्रॉप जो है कोलैप्स हो जाएगा अगर ये बर्ड, बीज और बैट्स खत्म हो गए। तो ये सारा नेचर में हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर उसको हम समझेंगे, जब हम समझेंगे तब उसकी केयर करेंगे। अगर हमारी समझ ही, और ये समझ हमको विज्ञान देता है कि हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी भी लाइफ इंपॉर्टेंट है, और हम उनको हम ख़त्म कर देंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो साइंस एक नया जो पर्सपेक्टिव देता है दुनिया को देखने का, ये पहले भी था लेकिन उसको हमने भुला दिया। अब साइंस आपको बहुत कॉन्क्रीट रीज़न देता है, वो किससे कहानी नहीं देता है कि चिड़िया ने श्राप दे दिया तो पूरा गांव ख़त्म हो गया, है ना, चिड़िया को बच्चा मार दिया था। अब वो हकीकत में अगर हम समझेंगे तो चिड़िया सारी मर जाएंगी तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो इसको बोलते हैं दृष्टिकोण दुनिया को देखने का, ये एस्ट्रोनॉमी भी देती है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, हम कितने छोटे हैं उसके कंपैरिजन में, और यूनिवर्स हमारे लिए बना है। यूनिवर्स में कितने सारे प्लैनेट्स हैं कि उनमें सब कुछ होते हुए लाइफ शायद इवॉल्व नहीं हुई हो, या इवॉल्व होकर ख़त्म हो गई हो, कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ हो। तो ये जो पर्सपेक्टिव है कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हम जनरली इंसानों की ज़िंदगी होती है कि सब कुछ हमारे लिए, हम इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब भाड़ में जाए। ये हमारा एक कॉमन पर्सपेक्टिव होता है। ये पर्सपेक्टिव हमको एक अलग जो विज्ञान देता है कि हम कुदरत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं, और अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। ये पर्सपेक्टिव फिर हमारे वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करता है कि हमारी लाइफ की वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारी फ़िलॉसफी क्या होगी दुनिया को लेके, अपने को लेके, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए विज्ञान, कला, राजनीति या नेचर, ये सब एक जुड़ जाते हैं इसके आगे, क्योंकि वो वैल्यूज़ से हमारी पॉलिटिक्स भी तय होती है। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिसी क्या बनाई गवर्नमेंट, इंसेक्टिसाइड को लेकर, पेस्टिसाइड को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर,
अगर आपको पर्सपेक्टिव बोलेंगे नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग झूठ है। कई सारे कंट्री के लीडर्स बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं, रोकना नहीं चाहते ग्लोबल वार्मिंग। किसी वेस्टर्न इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो है जो ग्लोबल वार्मिंग जो कारण है वो नहीं चाहेगी उनकी इंडस्ट्री बंद हो, तो गवर्नमेंट को सब प्रेशर डालेंगे, गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाएंगे। और काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है, हिंदुस्तान में सारी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ों की टोटल जो पर्सपेक्टिव है वो हमको एक साइंटिफिक जो आउटलुक है वो देखना है, दुनिया को देखना है। सर, हम स्टूडेंट्स को सफल होने में, शिक्षा और जीवन में आप हमसे क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो अच्छा लगे उसको करो, ज़बरदस्ती कुछ मत करो। और अच्छा लगेगा तो आप उसको मन से करोगे, उसको सीखोगे, और कोई भी सीख बेकार नहीं आती है। अब मेरा आपने जो जर्नी पूरा पूछा, मैंने शुरू में विज्ञान पढ़ा, फिर आर्ट्स पढ़ी, फिर थिएटर किया, और अब आके ये सारी चीज़ें जो मैंने, जो मेरी स्किल्स जो मैंने एक्वायर की, वो हर सब कुछ काम में आ रही, कहीं कुछ भी वेस्ट नहीं गई। शुरू में मेरे पेरेंट्स को लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, और लोगों को भी ऐसा लगता था, लेकिन वो सारा जो कुछ भी आप सीखते हो वो कभी वेस्ट नहीं आता। तो कुछ सीखते रहो लगातार, और वही करो जो अच्छा लगता है। कुछ चीज़ मजबूरी में करनी पड़ती है, नो डाउट, तो उसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है उसको मत छोड़ो। अगर कोई व्यक्ति एज अ बर्ड वॉचर अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहता है तो उसे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? तो अगर एक शौकिया बर्ड वॉचिंग जैसे मैं करता हूँ, उसमें कोई कैरियर का उस तरह से कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आपको अगर उसको कैरियर बनाना है तो आप बर्ड वॉचर से जो नेक्स्ट स्टेप जाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट बन जाए, बर्ड्स के स्पेशलाइजेशन करें, बर्ड्स की स्टडी में बहुत लोग करते हैं, तो उसका एज ए साइंटिस्ट आप काम कर सकते हैं उसमें। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने बनाए हुए हैं इस काम के लिए, तो वो आप लाइफ में काम शुरू कर सकते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन काम मैंने एज ए वॉलंटियर शुरू किया था, अब मेरा प्रोफेशन बन गया। तो आपको अगर ज़्यादा ही प्रोफेशन है तो अपने शौक को आप प्रोफेशन में भी डेवलप कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत तो है समाज को, हमको भी ज़रूरत है। धन्यवाद ज्ञानम अनंत।